चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है आपके साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप क्या देता है आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। और हमने स्लोप की प्रॉपर्टीज में कहा था कि जब आपके साथ स्ट्रेट लाइन, जब आपके साथ क्या हो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो आपके साथ कांस्टेंट होता है। तो आपने वो ग्राफ सेलेक्ट करना है जो स्ट्रेट लाइन है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें तमाम ग्राफ्स जो है वो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो इसका आंसर होगा कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। ये ग्राफ ए जो है ये कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ बी जो है ये कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्राफ सी जो है ये कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन तीनों ग्राफ्स क्या है, तीनों ग्राफ्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव है, दूसरा जीरो है, तीसरा नेगेटिव है, लेकिन उन्होंने सिर्फ कांस्टेंट का पूछा है, तो कांस्टेंट तीनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसके बाद है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स। तो आपको पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको हम स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो आपको राइज डिवाइड करना होगा रैंप को, और किसी क्वांटिटी को हम नाम देते हैं स्पीड। सो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड। स्पीड यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन आपके साथ यहाँ पे वेलोसिटी होगा। इफ द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग स्लोप जरा ड्रॉ कर लेते हैं, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है, और स्लोप दे क्या रहा है, स्लोप दे रहा है स्पीड को या वेलोसिटी को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जब इंक्रीजिंग हो तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस को आप देखिए। और वेलोसिटी क्यों बढ़ती है, वेलोसिटी तब बढ़ती है जब बॉडी पे पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो। ठीक है, तब स्पीड बढ़ती है। तो ऑप्शंस देखें, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन डेल्टा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उस पे पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अच्छा, if an object is projected upward such that it moves freely under the action of gravity, its acceleration while going upward is minus 9.8। ये क्वेश्चन इस पे हमने कल बात भी की थी कि ऊपर जाते हुए अगर एक्सेलरेशन a1 है -9.8, और नीचे आते हुए अगर एक्सेलरेशन a2 है +9.8, तो इस a1 और a2 में कौन सा एंगल होगा, तो a1 और a2 में आपके साथ 0 डिग्रीज का एंगल होगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो, चाहे नीचे आ रही हो, चाहे बॉडी स्ट्रेट मोशन कर रही हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ ये जो प्लस और माइनस का साइन लगा है, इसकी इंटरप्रिटेशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन वेलोसिटी में चेंज है। माइनस का मतलब ये हम लेंगे कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, प्लस का मतलब ये हम लेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें चार्ली है। The distance covered by a freely falling body in 1 second, 2 seconds and 3 seconds,
ये क्वेश्चन हमने कल भी इसके लिए डेटा बनाया था। हमने कहा था कि पहला सेकंड उसमें कितना डिस्टेंस होता है 5, दूसरा सेकंड उसमें 15, तीसरा सेकंड उसमें 25। अब क्वेश्चन ये है कि पहले सेकंड का डिस्टेंस, पहले 2 सेकंड्स का डिस्टेंस और पहले 3 सेकंड्स का डिस्टेंस, इनका रेशो लें तो ये 1:4:9 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन अल्फा आपके साथ इसमें करेक्ट है। Which law defines the force? फर्स्ट लॉ कैसे फोर्स को डिफाइन करता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फोर्स ना हो तो बॉडी की मोशन नहीं होती। तो ये तो फर्स्ट लॉ ने इनर्शिया को डिफाइन किया है कि अगर फोर्स ना हो तो बॉडी अपना स्टेट मेंटेन रखेगा, मतलब बॉडी में अपने स्टेट को मेंटेन रखने की ख्वाहिश है और उस ख्वाहिश को हम इनर्शिया कहते हैं और फोर्सेस को वो अपोज करते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से तो मैटर की प्रॉपर्टी का अंदाजा हुआ। न्यूटन फर्स्ट लॉ से फोर्स की डिफिनीशन कैसे हुई? अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट ये है कि इफ फोर्स इज 0 द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल स्टेट, जिसमें रेस्ट भी पॉसिबल है और यूनिफॉर्म मोशन भी पॉसिबल है। इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ को अगर हम आगे बढ़ाएं और हम कह दें कि इफ फोर्स इज नॉट 0 then the body cannot be in translational state, uniform translational state, then the body is in accelerated state। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में नहीं बताता, ये हमें प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स के बारे में भी बताता है कि फोर्स का काम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। तो इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म देता है। न्यूटन थर्ड लॉ हमें कहता है कि इस यूनिवर्स में फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं, आइसोलेटेड फोर्स पॉसिबल नहीं है। आइसोलेटेड फोर्स इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आइसोलेटेड फोर्स की वजह से मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। तो इसलिए अगर पॉजिटिव मोमेंटम को पॉजिटिव चेंज करने वाला फोर्स होगा तो मोमेंटम को नेगेटिव चेंज करने वाला फोर्स भी होगा, ताकि यूनिवर्स के मोमेंटम पे कोई असर नहीं पड़े। और इन्हीं दो फोर्सेस को फिर हम एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ फिर कहता है कि यूनिवर्स में जो फोर्सेस आते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन था कि विच लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस द फोर्स, तो ये फर्स्ट लॉ है। Which law of Newton measures the force? तो ये सेकंड लॉ है। For which condition angle between applied force and acceleration becomes 90? वो कौन सी कंडीशन है जिसमें फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान कौन सा एंगल आ जाता है? 90 का। हमारे साथ न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ की आपके साथ एक फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है, हर फोर्स अपनी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ये लॉ है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में क्या एंगल बनाएंगे? 90। ये कंडीशन तो इस लॉ को क्या कर रही है? कंडीशन तो लॉ को वायलेट कर रही है। फोर्स और एक्सेलरेशन तो कभी परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकते, फोर्स और एक्सेलरेशन तो हमेशा पैरेलल होंगे। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिस पे फोर्स और एक्सेलरेशन क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होते हैं? हमेशा पैरेलल होते हैं। ऑप्शन ए को देखें,
when force is applied along the direction of the motion, इसमें भी force और acceleration parallel है, ऑप्शन ए गलत है। When force is applied in opposite to the direction of motion, इसमें भी force और acceleration parallel होंगे, ऑप्शन बी गलत है। When force is applied perpendicular to the direction of motion, इसमें भी force और acceleration parallel होंगे, ऑप्शन सी भी गलत है। Product of inertia and angular velocity, इस ऑप्शन का इस MCQ में कोई काम ही नहीं है। इसकी जगह अगर नन होता तो वो बेहतर ऑप्शन होता। ठीक है, ये बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, ये एक्सेलरेशन। तो फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है? पैरेलल है। Every force produces acceleration in its own direction. Centripetal force velocity को perpendicular होता है, acceleration को वो कभी भी perpendicular नहीं होता। ठीक है, अब देखें फर्स्ट 3 MCQs एब्सोल्यूट रॉन्ग है, उसमें से एक भी ठीक नहीं है। चौथा ऑप्शन ऐसा था जिसकी इस MCQ में जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपके साथ, मैंने आपसे कल कहा था कि कुछ MCQs में आपके साथ जो है 3 ऑप्शंस के बारे में आप 100% श्योर होंगे कि वो नहीं हो सकते। उसके बाद एक ही पॉसिबिलिटी फिर आपके साथ बनती है कि आपने उस 4th ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस 4th ऑप्शन में वो ऐसा लिख सकते थे कि when the fan is on, 4th ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी की जगह वो क्या लिख देते? when the fan is on। या 4th ऑप्शन में लिख देते कि when a person is drinking a cup of tea। ठीक है, या 4th ऑप्शन में वो लिख देते none of these, या 4th ऑप्शन में वो लिख देते कि when a person records its lecture। जो भी लिख देते हम किसी को सेलेक्ट करते, हम उसी 4th को सेलेक्ट करते, क्योंकि वो पहले 3 MCQs के बारे में हम 100% श्योर हैं कि वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन आपके साथ ऑप्शन डेल्टा होगा। ठीक है, और या तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि पहले 3 करेक्ट नहीं है और डी के बारे में आप कंफ्यूज हैं और आप इस MCQ को ही छोड़ दें। एक रास्ता तो ये है, ठीक है, कि MCQ को ही छोड़ दें अगर नेगेटिव मार्किंग है। और दूसरा रास्ता ये है कि पहले 3 पे आप श्योर हैं, उस 4th पे श्योर नहीं है, वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आप उसी 4th को क्या करोगे? फिर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिसमें आपने फिर जो है बुज़दिलों का रास्ता नहीं अपनाना होगा, आपने उन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा और वो सब गलत होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उनको सेलेक्ट करना होगा जो सबसे कम गलत है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, अच्छा जब सिंपल मोमेंटम का वर्ड आए तो आपने इससे मतलब ट्रांसलेशनल या लीनियर मोमेंटम लेना है। ठीक है, the rate of change of momentum for a freely falling object is rate of change of momentum को हम weight कहते हैं, force कहते हैं, लेकिन freely falling object के लिए rate of change of momentum क्या होगा? वो आपके साथ weight के, क्योंकि उस पे जो force act करता है वो किसके equal होता है? वो weight के equal होता है। So the rate of change of momentum for freely falling object is equal to the weight of the body. When a large force acts on a body for a short interval of time, then the change in momentum is called impulse. It is the product of force and time, both A and B. तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन आपके साथ क्या है? Both A and B है। A very large magnitude of force applied for a very short interval of time
इसको इम्पल्स भी कहते हैं, इसको चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं, इसको फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, force of 200 Newton acts on a body of mass 20 kg such that its velocity changes from vi to vf in 10 seconds. Then the rate of change of momentum would be equal to 2000 rate of change of momentum force है, तो force 2000 न्यूटन है, तो rate of change of momentum भी 2000 न्यूटन ही होगा। इसमें ये बाकी डेटा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था कि VI और VF और 10 सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स को कहते हैं, तो जो फोर्स होगा वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। A force of 400 Newton acts on a body for a time interval of 3 seconds. Then the impulse is हाँ, फोर्स भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, इम्पल्स दोनों का प्रोडक्ट है, तो आप फोर्स इनटू टाइम कर लें तो 1200 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन बीटा देखें, वो भी डायमेंशनली वही चीज है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अच्छा, फॉर विच एंगल बिटवीन आर एंड एफ मैक्सिमम रिटार्डेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ मूविंग बॉडी, वी एंड एफ। वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान कौन से एंगल पे डिसेलरेशन सबसे मैक्सिमम होगी? तो उसके लिए देखे हमने वो केसेस बनाए थे ना कि इफ फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी, तो इस वक्त एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मैक्सिमम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इफ फोर्स इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, उस वक्त एक्सेलरेशन को नेगेटिव टेंजेंशियल मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहते हैं, और अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो तो उस वक्त उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इस केस में स्पीड डिक्रीज होती है, इस केस में स्पीड इंक्रीज होती है, इस केस में स्पीड चेंज नहीं होती। सो स्पीड को डिक्रीज करने के लिए ये बात याद रखें, अगर फोर्स और वेलोसिटी का जो एंगल है, अगर ये एंगल किसके दरमियान हो, अगर ये एंगल 90 और 270 के दरमियान हो, तो फोर्स क्या, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन 180 पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा डिक्रीज होगी, तो 180 वाला केस जो होगा वो मैक्सिमम नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस होगा। तो उसी के बारे में आपका क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नेगेटिव एक्सेलरेशन कब पॉसिबल है, वो 180 पे पॉसिबल है। देखिए, आप कंसीडर करें ये केस है V और F, इस वक्त एंगल 90 से बड़ा है। अब आप फोर्स के क्या कर लें, दो कंपोनेंट्स F1 और F2। F1 क्या काम करेगा, ये स्पीड को कम करेगा, F2 क्या काम करेगा, ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो यहाँ तो सारा फोर्स स्पीड को डिक्रीज करने में यूज नहीं हुआ, यहाँ तो फोर्स का कुछ हिस्सा डायरेक्शन को भी चेंज करने में यूज हुआ। लेकिन अगर ये सारा का सारा फोर्स ऑपोजिट होता तो फिर सारा का सारा फोर्स स्पीड को डिक्रीज करने में यूज होता, और इस केस को हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जिसको डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी आप कह सकते हैं। तो कौन से एंगल पे होगा, 180। एक्सेलरेशन भी मांगा, हाँ एक्सेलरेशन भी मांगा, मांगा नहीं है, एंगल मांगा सर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी मांगा है और डिसेलरेशन भी मांगा है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है 0 पे होगी और मैक्सिमम डिसेलरेशन
180 पे होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसका फिर डेल्टा आता है, बोथ ए एंड बी। व्हेनेवर फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलरली टू अ मूविंग बॉडी देन, परपेंडिकुलर में अभी हमने कहा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस गलत है, इट्स वेलोसिटी नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, ये ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is an example of one dimensional motion? Motion of a kite, motion of a circular turn, motion of flying insect, motion of freely falling body. Freely falling body जो है वो वन डायमेंशनल मोशन है, y एक्सिस पे वो मोशन होता है। ये बाकी तीनों मोशंस, मोशन ऑफ अ काइट 3 डायमेंशनल है, मोशन ऑफ इंसेक्ट 3 डायमेंशनल है, मोशन ऑफ अ सर्कुलर टर्न 2 डायमेंशनल है, मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी 1 डायमेंशनल है। In which of the following motions both magnitude and direction of the velocity changes? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है? हाँ, तो कौन सी चीज चेंज होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी चीज चेंज होती है? कुछ भी चेंज नहीं होता। हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहती है? सेम। वो दोनों की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए सेलेक्ट करनी करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है, उसमें सिर्फ स्पीड चेंज होता है, डायरेक्शन थ्रू आउट डाउनवर्ड रहती है, तो ये भी गलत। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आपके साथ एक बॉडी रिलीज करती है तो यहाँ पर वेलोसिटी और टॉप पे वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन में भी फर्क है और दोनों की मैग्नीट्यूड में भी फर्क होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी। उस वक्त जब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एंगल होगा वो 0 और 90 के दरमियान, ठीक है। तो फिर मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी, डायरेक्शन भी। अगर 90 हो तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D से 1D पे आ जाएगा। 1D पे फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगी, फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसका मोर स्पेसिफिक ऑप्शन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ क्या लिखते? 2D प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि 1D प्रोजेक्टाइल मोशन को फ्री फॉल कहा जाता है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। For a moving body at any instant of time, if the body is slowing down, retardation is 0. True है? गलत है। रिटार्डेशन अगर 0 है तो बॉडी तो फिर स्लो डाउन नहीं हो सकती, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, तो ये गलत है। If a body is slowing down, the distance is negative. ये भी गलत है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है। If a body is not moving, the acceleration is necessarily 0. अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन जरूर क्या होगी? 0 होगी। और ऑप्शन डी रीड करें, If a body is speeding up, the acceleration is positive. ये भी करेक्ट है। वो द्वार खुनिशु सर्कल का मैंने कहा ना, कंप्यूटर हैरान हो जाएगा उसको जब 2 सर्कल नजर आएंगे तो कंप्यूटर उस एमसीक्यू को क्रॉस कर देगा। कता सोर तब या डीर हुआ है जिदा द्वार सही हो कंप्यूटर है बयान मनी, तो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है ना, बी डी सी डी। अच्छा एक बात बताएं, ये बॉडी ऊपर जा रही है ना, ऊपर जाके ये रुक जाएगी, तो जब ये रुक गई है तो क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है स्टॉप पे? हाँ?
या लेट्स सपोज सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बॉडी एक्सट्रीम तक चली गई, वहां रुक गई, तो क्या उस पे एक्सेलरेशन जीरो है? हाँ, मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मीन पे जीरो होती है। एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होती है। तो ये जरूरी नहीं कि बॉडी जब रेस्ट पे हो तो उसकी एक्सेलरेशन भी क्या हो? जीरो हो। जरूरी नहीं कि वो जीरो हो, वो नॉन जीरो भी हो सकती है। एक बॉडी जो है एक टेबल किसी बुक पे पड़ा है, जो है बुक किसी टेबल पे पड़ी है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। लेकिन अगर एक बॉडी को हम ऊपर फेंके और वो ड्यूरिंग द मोशन हाईएस्ट पॉइंट पे किस में आ जाए? रेस्ट पे, तो उस वक्त भी तो उस पे जी एक्ट कर रही है ना, तो उस वक्त तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डेल्टा हुआ। ठीक है, सी जो है वो गलत नहीं, गलत है। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, उसका ये जो इन्होंने कहा है ना कि एक्सेलरेशन चेंजेस, तो इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अब ऑप्शंस देखें, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, एक्सेलरेशन के चेंज होने से डायरेक्शन चेंज होगी कि एक्सेलरेशन के होने से डायरेक्शन चेंज होगी? क्वेश्चन ये है कि द एक्सेलरेशन चेंजेस और ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो मुझे ये बताए कि एक्सेलरेशन की मौजूदगी से डायरेक्शन चेंज होगी या एक्सेलरेशन के चेंज होने से डायरेक्शन चेंज होगी? एक्सेलरेशन की मौजूदगी से डायरेक्शन चेंज हो सकती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं कि चेंजिंग एक्सेलरेशन में डायरेक्शन चेंज हो। तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए, अगर क्वेश्चन में चेंजेस का वर्ड ना भी होता फिर भी ये ऑप्शन क्या होता? फिर भी ये ठीक होता। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी ये बात ट्रू है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, लेकिन बहरहाल सेकंड की तरफ आए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस नॉट यूनिफॉर्म विद टाइम। ये करेक्ट है, ये चेंजेस के डोमेन में करेक्ट है, वो ऑप्शन ए हमेशा करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है, देखिए जब वेलोसिटी वेरिएबल हो, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा ना, तो आप टाइम इंटरवल्स ले लें, दो सेम टाइम इंटरवल्स ले लें और दोनों पे देखें कि चेंज इन वेलोसिटी सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है। दोनों में चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट आ रही है और यही ऑप्शन बीटा में बताया गया है। The direction and magnitude of the velocity remains the same. ये बात गलत। करेक्ट ऑप्शन आपके साथ हुई डेल्टा की। ठीक है, ऑप्शन ए तो आपके साथ जो है ट्रू है और ऑप्शन बी भी वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा हुआ। The position of a particle moving along x-axis at a certain time. एक टेबल आपको गिवन है जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यूज भी गिवन है और टाइम की वैल्यूज भी गिवन है। आपने बताना है कि ये मोशन जो है कौन सा है। इसमें आप जरा टाइम को देखें, टाइम के इंटरवल्स एक जैसे हैं, और आप जरा डिस्टेंस को देखें, डिस्टेंस के इंटरवल्स डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। पहले सेकंड में कितना फासला तय हुआ है? 2 मीटर्स का। दूसरे सेकंड में 2 मीटर। अच्छा, पहले सेकंड में तो बता, 0 से लेकर 1 तक पहला सेकंड है, 0 से लेकर 1 तक कितना फासला तय हुआ है? 2 मीटर्स।
1 से लेकर 2 तक दूसरा सेकंड है, उसमें 6 मीटर्स। 2 से लेकर 3 तक तीसरा सेकंड है, इसमें 10 मीटर्स। मतलब हर एक सेकंड में डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पीड बढ़ रही है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? किसके बारे में कहना है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मोशन करेक्टली? तो नॉन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेटेड है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, वैसे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हम डिस्टेंस को करेक्ट कर रहे हैं। A ball of mass 8 kg is dropped from a height of 78.5 meters. The time taken by the ball to hit the ground is. अच्छा, देखिए इसको जरा लॉजिक से करते हैं ना। पहले सेकंड में वो कितना फासला तय करेगा? 5, दूसरे में 15 ना, तीसरे में 25, तीसरे चौथे में 45। आप जरा इन सबको ऐड करें, 20 और क्या आता है? 85 आता है या ज्यादा आता है? नहीं, ज्यादा आता है। 20 तो इससे आ गया और 60 इससे आ गया, 90 आता है। 20 ये हो गया और 20 और 40 60, तो ये 70 90 आता है ना। मतलब 4 सेकंड्स में तो कितना फासला कवर हो जाएगा? 90। वो क्या पूछ रहे हैं? वो तो 78 का फासला पूछ रहे हैं, तो 4 सेकंड से कम टाइम गुजरा होगा ना, 4 सेकंड से कम टाइम गुजरा होगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपके साथ होगा 2√2 सेकंड्स, ठीक है। इसको फिर आप न्यूटन इक्वेशंस के जरिए भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। न्यूटन, इस पे कौन सा इक्वेशन यूज करें? इस पे यूज करें आप न्यूटन, टाइम मालूम करना है ना, न्यूटन सेकंड इक्वेशन यूज करें। और न्यूटन सेकंड इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सिंपल क्या यूज करें? हाफ a t स्क्वायर यूज कर लें, ठीक है। और इससे चेक कर लें तो आपका यही आंसर जो है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्री फॉल ऑन अ प्लैनेट इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ये मून की बात कर रहे हैं। द मास ऑफ अ बॉडी ऑन प्लैनेट इज 80 kg. व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून? अगर अर्थ पे उसका मास 80 kg हो तो मून पे उसका वेट कितना होगा? वेट का फॉर्मूला mg है, वेट का फॉर्मूला mg है, लेकिन g की जगह आपने कौन सी वैल्यू यूज करनी है? 1.6, क्योंकि वो 9.8 से 6 टाइम्स कम है। तो अगर ये 1.5 होता तो फिर तो इसका आंसर 120 आता, ठीक है ना। तो 120 के करीब करीब 130.6 है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हुआ चार्ली का 130.6। The following is a motion of a particle along x-axis. Which of the following describing the motion is false? अच्छा, पहले तो इस ग्राफ में बताएं कि इसका स्लोप हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, तो इसका स्लोप हमें स्पीड देगा या वेलोसिटी देगा। तो ये ए से पहले बॉडी को रेस्ट में आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि स्लोप हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो ए से पहले बॉडी को रेस्ट में आना चाहिए। पॉइंट सी पे भी बॉडी को रेस्ट में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तकरीबन कुछ जगहों पे ये स्ट्रेट लाइन है और बाकी जगहों पे ये कर्व है। जहां पे ये स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब ये होगा कि स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है। जहां पे ये कर्व है तो उसका मतलब ये होगा कि स्पीड या वेलोसिटी
वहां पे वेरिएबल है, इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। तो अब ऑप्शंस को देखें। द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट पॉइंट ए। आप पॉइंट ए पे स्लोप ड्रॉ करें तो ये तकरीबन हॉरिजॉन्टल आता है, मतलब ये बात ट्रू हो सकती है, ठीक है। द पार्टिकल हैज जीरो एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के दरमियान पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। इस पे सोचते हैं, जरा सी की तरफ आए। द पार्टिकल इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एट पॉइंट डी। करेक्ट है ना, क्योंकि ग्राफ का ऊपर जाना एक डायरेक्शन है और ग्राफ का नीचे आना दूसरी डायरेक्शन है। तो आपके साथ ऑप्शन सी भी ठीक है। डेल्टा कह रहा है कि द पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्मली एट अ पॉइंट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट पॉइंट बी। स्ट्रेट लाइन भी है और ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो आपके साथ यूनिफॉर्म स्पीड भी होगी, तो ऑप्शन डेल्टा भी आपके साथ ठीक है। द पार्टिकल हैज जीरो एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड डी। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये आपको स्पीड के बारे में बता सकता है, एक्सेलरेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं दे सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी वो हम किसे कंसीडर करेंगे? ऑप्शन नंबर बीटा को, ठीक है। बाकी तीनों बातें जो है वो 100% ट्रू है। A stone is thrown upward from the top of a cliff 59.4 meters high with an upward velocity of 19.6. How far will it take in air? एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया गया, ठीक है, और स्पीड उसकी कितनी थी? 19.6 थी। हम सिंपलिसिटी के लिए 20 ले लेते हैं। उसकी हाइट कितनी थी? 89.4 मीटर। 59? 59। हम सिंपलिसिटी के लिए 60 ले लेते हैं। ये बॉडी 2 सेकंड्स में ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड 20 है। 1 सेकंड के बाद स्पीड 10 हो जाएगी, दूसरे सेकंड के बाद स्पीड 0 हो जाएगी, 2 सेकंड्स में वापस भी आ जाएगा और इसकी स्पीड कितनी होगी? 20 होगी। मतलब आंसर जो होगा वो 4 सेकंड से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब ऑप्शंस में देखें, सारे ही 4 से ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये वाला आपने अब कैलकुलेट करना होगा कि इसके लिए कितना टाइम लगता है। तो डिस्टेंस भी है, इनिशियल स्पीड भी है, एक्सेलरेशन 10 के इक्वल है। न्यूटन थर्ड सेकंड इक्वेशन यूज करें, s is equal to vit plus half at square। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मसला है। छोटा सा मसला ये है कि vi 0 नहीं है, vi क्या है? 20 है। vi 20 है तो हमारे साथ इक्वेशन में t भी आएगा और t स्क्वायर भी आएगा, तो बात चली जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, चली जाएगी ना। यहाँ आप लिखेंगे ना 10t, सॉरी क्या लिखेंगे? 20t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 60। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो और भी मसला क्रिएट कर देगी, लेकिन चलें दूसरा ट्रिक भी समझ लेते हैं। ये आ जाएगा 10t प्लस 5t स्क्वायर है ना, इससे 5 तो कॉमन कर लें, ठीक है। तो आपके साथ t स्क्वायर प्लस 2t माइनस, नहीं इससे 5 कॉमन कर लें ना, 60 से 5 कॉमन कर लें 12 आता है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया ना। अब इसको सॉल्व नहीं करना, अब इसमें आप इस तरह करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें। क्या 1 पुट करने से 0 आ सकता है? इस इक्वेशन में 1 पुट करने से 0 नहीं आ सकता। क्या 2 पुट करने से 0 आ सकता है? 2 पुट करने से 4 प्लस 4, उससे भी 0 नहीं आ सकता। अच्छा, 3 पुट करने से 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 से 14। अच्छा, तो इसका आंसर मतलब 2 से ये टाइम जो होगा ये तकरीबन 2 सेकंड्स के आसपास होगा ना। तो इसमें अब करेक्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शंस करीब है, चूज नहीं कर सकते, इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा।
ये इनिशियल वेलोसिटी मैं यहां से कंसीडर कर लेता हूं, इस 2 को छोड़ दे। 2 सेकंड्स में बॉडी कहां गई? ऊपर चली गई। अब बॉडी नीचे आ रही है और मैं न्यूटन सेकंड इक्वेशन यूज करता हूं, कौन सा? S इज इक्वल टू हाफ gt। लेकिन उसके लिए मेरे साथ ये फासला होना चाहिए। मेरे साथ सिर्फ कितना फासला है? 60 का। मुझे ये फासला फाइंड करके इसके साथ ऐड करना होगा और वो डिस्टेंस यूज करना होगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये फासला मैं इस अपवर्ड मोशन से फाइंड करूंगा। किस इक्वेशन से फाइंड करूंगा? अपवर्ड मोशन में न्यूटन थर्ड इक्वेशन यूज कर लेना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? f स्क्वायर 0 माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, g की वैल्यू 10 ले लें और h फाइंड कर लें। तो ये हो जाएगा 400, ये 0 0 के साथ कैंसिल और 2 तो 20, h की वैल्यू क्या आ गई? 20 प्लस 60। इस डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 80 इज इक्वल टू हाफ 10 t स्क्वायर। अच्छा 0 0 कैंसिल, 16, t की वैल्यू 4 आ गई। t की वैल्यू 4 और 2 6। तो टोटल टाइम आपके साथ क्या हुआ? 6 सेकंड्स का हुआ, ठीक है? अगर इन ऑप्शंस में थोड़ा सा फर्क होता तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुटिंग से भी पता लगा लेते कि इसका टाइम 2 सेकंड्स है, तो फिर 2 + 2 से आपके साथ 6 ही आता, ठीक है? बस नेक्स्ट क्वेश्चन पर इंशाल्लाह कल